अध्याय 77 चांदी का एंटीना। मंद रोशनी वाली बोगी में और भी अंधेरा छा गया। प्रकाश भी उस अतिगहन अंधेरे को भेद नहीं पा रहा था, जैसे राघव के बढ़ते डर के साथ साथ वह भी निगल लिया गया हो। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह घबराहट की कगार पर था, फिर भी तर्कसंगतता के अंतिम टुकड़ों को कसकर पकड़े हुए था। नहीं, 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 कुछ गड़बड़ है। कहाँ? समस्या कहाँ है? मैंने क्या देखा? ठप ठप, अंधेरे की गहराई से पैरों की आवाज़ गूंजी। कौन है वहाँ? राघव ने अपने हाथ में स्टील के ब्लेड पर पकड़ कस ली। पसीना बारिश की तरह टपक रहा था। आगे का गलियारा और अंधेरा होता गया। अब वह देख नहीं पा रहा था कि आगे क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर भी राघव इसे महसूस कर सकता था, कोई ठीक उसके सामने अंधेरे में खड़ा था। एक ठंडी उपस्थिति करीब सरक गई। हुटिल्ड, उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें मलीं, देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मैं क्यों नहीं देख पा रहा? मुझे क्या देखने से रोक रहा है? फिर अंधेरे से अचानक एक फीका हाथ निकला जो उसकी ओर बढ़ रहा था। राघव का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। स्टील के ब्लेड पर उसकी पकड़ कस गई, उसका शरीर तन गया। वह वार करने ही वाला था, लेकिन रुक गया, क्योंकि उसने उस हाथ के पीछे शीतदंश के निशान देखे। क्या एक प्रेत शीतदंश से पीड़ित होगा? राघव को अपनी तारीफ करनी पड़ी। पागल होने की कगार पर उसने फिर भी ऐसा बेतुका सवाल पूछ लिया। फिर भी उस सवाल ने ही उसे पागलपन के किनारे से खींच लिया, उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए झकझोर दिया। आखिरकार उसे समझ आया कि गड़बड़ कहाँ थी। उसकी आंखें तेज हो गईं। बिना किसी झिझक के उसने अपनी कटी हुई उंगली पकड़ी, दांत पीसे और उसे पूरी तरह से खींचकर अलग कर दिया। सीस, तीखे दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। सांस लेते हुए उसने फिर से अपना बायां हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसने अंधेरे में छिपी प्रेत छायाओं को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने अपने खून बहते घाव को सोफे पर रखे रेडियो की ओर सीधे इशारा किया। वायु तोप, बैंग, एक शक्तिशाली झटके वाली लहर फूट पड़ी। काला रेडियो सोफे से दूर उछल गया, लेकिन वह टूटा नहीं। इसके बजाय वह अजीब तरह से चटपटाया। उसकी आवृत्ति स्क्रीन तेजी से टिमटिमा रही थी। क्लिक, एक तीखी धातुई आवाज के साथ अंदर से एक चांदी की वस्तु बाहर उड़ गई। पूरी ट्रेन चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठी। हर गलियारा और रास्ता अचानक रोशन हो गया, और उस पल उसके सामने की काली छाया पूरी तरह से प्रकट हो गई। राघव की सांस गले में अटक गई। वह स्वयं था। दूसरा राघव वहां खड़ा था, एक भयानक विकृत मुस्कान पहने, उसे पलक झपकाए बिना घूर रहा था। एक ठंडक राघव की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। रोशनी के अचानक फूटने के साथ दूसरा राघव तेजी से छायाओं में पीछे हट गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। राघव सहज रूप से पीछे हटा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था। हुटिल्ड, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बाएं हाथ को देखा, उसकी उंगलियां बरकरार थीं। पीछे देखते हुए कोई लड़की नहीं थी, कोई खून नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैंने पहले हमला किया होता तो क्या मैं खुद को मार डालता? और वह अकेली अजीब चीज नहीं थी। अंधेरे में कांच की गोली, बोगी में लाल पोशाक वाला प्रेत, उसकी कटी हुई उंगली में हड्डी तोड़ने वाला दर्द, ये सब उसके बचपन के डर थे। उन्होंने उसे डराया, लेकिन कभी भी वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब उसे विश्वास हो गया कि उसने रजिता को मार दिया है, तो उसका दिमाग खुल गया। तभी उसका ही छाया संस्करण दिखाई दिया। अगर उसने सोचे बिना अपनी सहज प्रवृत्तियों को मान लिया होता और हमला किया होता, तो वह खुद को मार देता। दो और विवरण सामने आए। पहला, छाया के हाथ और उसके अपने हाथ दोनों पर शीतदंश के निशान। दूसरा, सोफे पर रखा रेडियो। पूरी ट्रेन राघव के यांत्रिक हृदय नियंत्रण में थी। भले ही डर ने उसके दिमाग को ढांक लिया हो, यह उसके सिस्टम की रीडिंग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। फिर भी वह रेडियो पावर स्विच बंद था, लेकिन आवृत्ति स्क्रीन चमक रही थी। अगर वह उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, तो कुछ और कर रहा था। इस विकृत वास्तविकता के अंदर कुछ था जो उसके डरों को बढ़ा रहा था। क्लैंग क्लैंग, चांदी की वस्तु फर्श पर गिरी। एक तीखी धातुई आवाज पैदा हुई। राघव की नज़र उस पर टिक गई। यह एक चांदी का एंटीना था, और अजीब बात यह थी, यह अपने आप चल रहा था। ये फर्श पर तेजी से लुढ़का बोगी नंबर 3 की ओर बढ़ रहा था। स्विश टिल्ड, कुछ गड़बड़ है। राघव का चेहरा अंधेरा हो गया।
वह आगे बढ़ा और उसका पीछा किया। अब जब उसे समझ आ गया, उसके सबसे बड़े डर वास्तविकता में बदल दिए गए थे। कांच की गोली, लाल पोशाक वाला प्रेत, कटी हुई उंगली, ये सब झूठा था। वह शापित रेडियो स्टेशन किसी तरह की अलौकिक शक्ति रखता था। ये डर का प्रसारण कर रहा था। यह आतंक फैला रहा था। यह उससे खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। गुरगल टिल्ड टिल्ड। चांदी का एंटीना अंधेरे में गहराई में लुढ़का। फिर क्लैंग। वह एक टूल बॉक्स से टकराया और रुक गया। राघव ने अपनी आंखें संकुचित की और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, लाल पोशाक वाला प्रेत हवा में से उस पर झपटा। उसका दिल उछल गया। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। वह पीछे हटा, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। अच्छी आकृति है। दांत पीसते हुए उसने प्रेत की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। लाल पोशाक वाले प्रेत का चेहरा डर से मुड़ गया और वह तुरंत गायब हो गई। वही चाल, अलग तरीका। राघव मुस्कुराया। यह अलौकिक नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक आतंक था। एक और कदम बढ़ाते हुए एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी गर्दन पर उड़कर आया और उसका सिर कट गया। फिर भी राघव ने बस अपना कटा हुआ सिर उठाया, उसे अपने हाथों में पकड़ा और उसकी जांच की। तो मेरी पीठ ऐसी दिखती है। फिर उसने अपना सिर फिर से जोड़ लिया और आगे चलना जारी रखा। आगे बोगी लाल चमक उठी। खून का एक ज्वार आगे बढ़ा, अपने पीछे अनगिनत कटे हुए सिरों को ले जा रहा था। राघव ने एक बर्फ की ढाल बनाई, खून और अलग हुए सिरों के माध्यम से आगे धकेलते हुए। उसने यहाँ तक कि एक कटा हुआ सिर भी पकड़ लिया, उसे अपने हाथ में तौलते हुए। अच्छा, ये खरबूजा पका हुआ है। चांदी का एंटीना उसके डरों को रिलीज करता रहा, लेकिन राघव पहले ही चाल को समझ चुका था। ट्रेन की रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमाई। बोगी के दरवाजे चरमरा कर खुले। स्टील अदृश्य दबाव में करहाया। अब वास्तव में पूरी कोशिश कर रहे हो, है ना? राघव टूलबॉक्स के सामने खड़ा था, आंखें ठंडी होकर चांदी के एंटीना पर टिकी थीं। यह मेरी ट्रेन है, तुम शापित प्रेत। स्नैप। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। हुश। उसका यांत्रिक हृदय गर्ज उठा। शटर धड़ाम से बंद हो गए। दरवाजे जगह पर जम गए। रोशनी स्थिर हो गई। इंजन नियमित रूप से भनभनाया। अगर उसका यांत्रिक हृदय नहीं होता तो वह डर में डूब गया होता, भ्रम से वास्तविकता को अलग नहीं कर पाता। चलो देखते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। राघव घुटनों के बल झुका, चांदी के एंटीना की ओर हाथ बढ़ाया। तुरंत प्रेतों और लाशों का एक झुंड उसकी ओर उमड़ पड़ा, लेकिन उसने उन सब को अनदेखा कर दिया और एंटीना को पकड़ लिया। स्विश। दुष्स्वप्न गायब हो गए। पता था, ये चीज ही सबके पीछे थी। लेकिन जैसे ही उसने एंटीना को पकड़ा, ट्रेन पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। और फिर एक जीव दिखाई दिया, एक सफ़ेद फर वाला जानवर, उसके मुंह से खून टपक रहा था, अपनी बाहों में किकी को पकड़े हुए। अध्याय 78, अदृश्य आतंक। किकी यहाँ क्यों है? राघव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी टॉर्च की किरण सफ़ेद जीव पर पड़ी, जिसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक असामान्य अभिव्यक्ति के साथ उसे घूरने लगा। एक आश्चर्य का भाव, एक भ्रम का भाव, लगभग जैसे उसे आश्चर्य हो रहा था कि राघव उसे देख सकता है। राघव ने किकी के बालों के कुछ लच्छों को हवा में तैरते हुए देखा और अचानक उसे एहसास हुआ, क्या पहले के बाल किकी के थे? क्या ये जीव पूरे समय यहाँ खड़ा था? तो उसने इसे पहले क्यों नहीं देखा था? एक ठंडा विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने अपने हाथ में चांदी के एंटीना को देखा, महसूस किया कि उसकी चेतना तेजी से फीकी पड़ रही है। ये चीज़ क्या है? आसन खतरे को भांपते हुए उसने अपना हाथ उठाया और जीव पर वायु तोप से वार किया। बूम! जीव का सिर उड़ गया। घाव से काले कोहरे का एक झटका फूट पड़ा। राक्षस एक तीखी चीख निकालता है, बेताबी से अपने पंख फड़फड़ाता है, जैसे कि भागते हुए काले कोहरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उस पल किकी उसकी पकड़ से फिसल गई, फर्श पर गिर गई। मैंने उसे मारा। राघव पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। बिना किसी झिझक के वह किकी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। काला कोहरा उगलना जारी रहा, तेजी से फैलता रहा, जैसे अंधेरे का एक फूलता हुआ बादल जो पूरी बोगी नंबर 1 को निगल रहा हो। राघव ने कोहरे में आगे बढ़ते हुए अपना मुंह और नाक ढांक लिया। जिस क्षण वह घुसा, उसकी दुनिया हिंसक रूप से घूम गई। हुटिल्ड, जैसे वह एक अनंत अंधेरे में गिर गया हो। एक कुचल देने वाली भारहीनता की भावना ने उसे घेर लिया। कोहरे को तोड़ते हुए राघव की आंखें खुल गईं।
और उसने खुद को पूरी तरह से अलग जगह पाया। एक शांत, सर्वनाशी शहर। एक बादलों से भरे आकाश के नीचे एक मृत शहर फैला हुआ था। शहरी परिदृश्य अजीब तरह से परिचित फिर भी भयानक रूप से विदेशी। दमघोंटू काले बादलों के नीचे खंडहर में पड़ा था। दूर के क्षितिज पर सिग्नल लाइटों की एक श्रृंखला जलते हुए अंगारों की तरह धड़क रही थी, जो शहर को घेरे हुए विशाल स्टील की रक्षात्मक दीवारों के विरुद्ध टिमटिमा रही थीं। फीकी चमक मानवता की अंतिम मरती हुई लपटों की तरह लग रही थी, जो एक गंभीर फिर भी दमनकारी माहौल विकिरण कर रही थी। फिर राघव ने अपनी नज़र आकाश की ओर उठाई, और उसकी सांस रुक गई। वहां एक विशाल मानव शव आकाश में औंधा तैर रहा था। एक सड़ा हुआ विशालकाय, 10 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ। उसकी राख वाली, सूखी हुई त्वचा घावों की एक पर्वत श्रृंखला की तरह झुर्रीदार थी। उसकी खोखली काली आंखें जीवन से रहित थीं, जो अकथनीय दबाव उत्सर्जित कर रही थीं क्योंकि वह शहर के ऊपर चुपचाप तैर रहा था। भयानक आवाज़ों का एक फुसफुसाता हुआ समूह राघव के कानों में भर गया। धीरे से उसने अपना सिर उठाया और तैरते हुए शव की गहरी आंखों में घूरने लगा। RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर ट्रेन के अंदर का माहौल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण था। पूनम, रजिता और राज जमकर खड़े थे। उनके चेहरे पीले थे क्योंकि उन्होंने राघव को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखा। राघव भाई गायब हो गए। रजिता हाँफ उठी। राज भी उतना ही हिल गया था, पूरी तरह से समझने में असमर्थ कि अभी अभी क्या हुआ था। राघव, राघव, पूनम पागलों की तरह बुला रही थी। कोई जवाब नहीं। एक जीवित, सांस लेने वाला व्यक्ति अभी अभी उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया था। यह क्या हो रहा है? रजिता का चेहरा घबराहट से भर गया था। 1542 रेडियो, बस यही है। उस दिन जब किकी वापस आए, उसने मुझे इसके बारे में बताया था। उसकी आवाज़ कांप गई। ओह नहीं, क्या राघव भाई भी गायब हो गए? पूनम का चेहरा भूतों जैसा पीला पड़ गया। धम्म धम्म धम्म, ट्रेन के फर्श से एक आवाज़ गूंजी। रजिता का गला कांप गया क्योंकि उसने फर्श को घूरा। पूनम दीदी, सुनो, वहाँ पैरों की आवाज़ है। धम्म धम्म धम्म, वे तीनों पीछे हट गए। पैरों की आवाज़ तेज हो गई। बोगी नंबर 2 से कॉकपिट की ओर बढ़ रही थी, फिर किकी के बिस्तर के बगल में रुक गई, फिर वापस मुड़ गई। धम्म धम्म, आवाज़ कॉकपिट पर रुक गई, फिर वापस आने लगी। यह क्या है? पूनम का माथा गहरा सिकुड़ गया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। क्या ये राघव भाई हो सकते हैं? रजिता ने हवा में अपना हाथ हिलाया। कुछ नहीं। क्या वह अदृश्य हैं? मैं कसम खाती हूँ, मैं अभी भी उन्हें ट्रेन पर महसूस कर सकती हूँ। क्या ये वास्तव में 1542 रेडियो का काम है? ज़ट, सोफे पर रखे रेडियो पर अभी भी 1542 आवृत्ति दिखाई दे रही थी। उसका स्पीकर कमजोर स्थैतिक ध्वनियाँ उत्सर्जित कर रहा था। ट्रेन शांत हो गई। धीमे से वे रेडियो से आने वाली हवा की आवाज़ सुन सकते थे। रजिता की आवाज़ डर से भरी हुई थी। पूनम दीदी, क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? पूनम का पूरा शरीर ठंडक से ढका हुआ था। वह केवल एक सेकंड के लिए झिझकी, फिर आगे बढ़ी और रेडियो बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद करने के बाद भी आवृत्ति के अंक अभी भी चमक रहे थे। रजिता चीख उठी, हे भगवान, यह अभी भी चालू है। यह क्या हो रहा है? वे सब पीछे हट गए, आंखें रेडियो पर टिकी थीं। हुश! अचानक ट्रेन की रोशनी भड़क उठी। RG-7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इंजन गर्ज उठा। क्लिक क्लिक क्लिक, शटर गिर गए, गेट खुल गए। तेज दिन की रोशनी ट्रेन में भर गई, अंधेरे को पीछे धकेल दिया। बीप बीप, समय दिखाया गया, शाम के 4:05। सुबह हो गई थी। पूनम का चेहरा बदल गया। ये राघव है। वह ट्रेन को नियंत्रित कर रहा है। वह अभी भी ट्रेन पर है। दिन की रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया, फिर भी उन तीनों को कोई राहत महसूस नहीं हुई। हाँ, ये राघव भाई ही होना चाहिए, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? रजिता ने हवा में हाथ फैलाया, कुछ अदृश्य को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा रंगहीन हो गया। देखो, किकी को फिर से खून आ रहा है। पूनम घूम गई। निश्चित रूप से किकी की नाक से ताज़ा खून की एक पतली धार टपक रही थी। रजिता, पानी लाओ। वे तीनों पूरी तरह से अभिभूत थे। राघव गायब था। किकी की हालत बिगड़ रही थी। तनाव ने हवा को घेर लिया। रजिता ने किकी की पलकें उठाईं। उसकी पुतलियां लगभग पूरी तरह से काली थीं। उसकी सांस कमजोर होती जा रही थी।
पूनम का चेहरा चिंता में मुड़ गया। हम क्या करें? किकी और बिगड़ रही है। जल्दी, लाल क्रिस्टल कहाँ है? राज ने मुड़कर धीमी आवाज में कहा। वह चला गया। राघव उसे पहले ही ले गए। रजिता ने पागलों की तरह सोफे की तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला। धत, वह भयानक खून क्रिस्टल गायब है। बैंग, अचानक रेडियो फिर से चटपटाया। आवृत्ति के अंक तेजी से चमके, फिर अंधेरे में फीके पड़ गए। रेडियो बंद हो गया था। पूनम का दिल गले में आ गया। कुछ हो रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींचीं। राघव हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हमें चलना होगा अभी। अध्याय 79, कारागार। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग एक कोहरे में फंस गया हो। उसके कानों में एक तेज घंटी की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि नम सड़न की दुर्गंध उसकी नाक में भर गई थी, जिससे वह मुंह बना रहा था। उसे पता नहीं था कि वह अभी भी ट्रेन में है या नहीं, क्योंकि ट्रेन का सबसे बुरा बाथरूम भी इतना घिनौना नहीं महकता था। जैसे ही उसने धीरे धीरे चेतना वापस पाए, उसकी धुंधली दृष्टि ने एक घना काला वातावरण देखा। वह एक अंधेरी जेल की कोठरी के अंदर था। मंद छायाओं में एक कमजोर आकृति एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। राघव ने आंखें सिकुड़ीं। यह एक युवा लड़की थी, लगभग 13 या 14 साल की, जो अपने घुटनों को छाती से लगाए हुए थी। उसका पतला ढांचा कुपोषण के संकेत दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक तीव्र प्रकाश से जल रही थीं, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। किकी, राघव की आवाज कांप गई। उसका दिमाग अभी भी गड़बड़ था। किकी इतनी छोटी क्यों दिख रही है? जरूर, वह हमेशा एक बच्ची थी, लेकिन वह इतनी छोटी नहीं थी। एक बच्ची, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अपने भ्रम को दबाते हुए राघव उठा और अपने आसपास का जांच करना शुरू कर दिया। वह कोठरी के धातु के दरवाजे तक पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों द्वारा संचालित एक यांत्रिक लॉक। अपना हाथ उस पर रखते हुए उसने अपना यांत्रिक हृदय सक्रिय किया। सर्किट तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन इस बार, चाहे उसने कुछ भी किया, लॉक हिला नहीं। यह क्या है? उसने अपने हाथ को घूरा। क्या उसकी क्षमता विफल हो गई? क्या उसे ट्रेन में नहीं होना चाहिए था? वह अचानक इस जगह पर कैसे आ गया? वह विशाल शव क्या था जिसे उसने पहले आकाश में देखा था? और ये लड़की कौन थी जो किकी जैसी दिखती थी? उसका दिमाग एक अराजक गड़बड़ी था। क्लैंग, दूर से एक भारी धातु का गेट खुलने की आवाज आई। कोई आ रहा था। छायाओं में युवा किकी झुंझला गई। राघव उसे देखने के लिए मुड़ा, और उसकी आंखों में डर कौंधता हुआ देखा। चमड़े के जूतों की आवाज गलियारे में गूंजी। वर्दी और पीक कैप पहने पुरुषों का एक समूह कोठरी की ओर बढ़ा। राघव तनाव में आ गया। उसकी वायु तोप तैयार थी। प्रभारी व्यक्ति, एक मध्य आयु का अधिकारी, ने कोठरी में अपनी नज़र घुमाई और सीधे किकी को देखा, जैसे राघव वहां था ही नहीं। क्या ये वही है? हाँ, इसे ले जाओ। 305, दरवाजा खोलो। बीप, इलेक्ट्रिक लॉक खुल गया और लोहे का गेट खुल गया। 2 गार्ड अंदर आए, किकी को उसकी बाहों से पकड़कर उठाया। राघव उछलकर खड़ा हुआ, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार, लेकिन जम गया, क्योंकि उसने एहसास किया, कोई भी उसे देख नहीं सकता था। यह क्या है? एक भयानक एहसास उस पर छा गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। ये वास्तविक नहीं है। मुझे किसी तरह के मानसिक प्रक्षेपण के अंदर होना चाहिए। जिस पल किकी को दूर ले जाया गया, लोहे की सलाखों के बाहर का दृश्य हिंसक रूप से बदल गया। अचानक, राघव अब जेल की कोठरी में नहीं था। इसके बजाय, यह ऐसा था जैसे वह अंधेरे में एक मूवी थिएटर देख रहा हो। किकी एक कुर्सी पर कठोरता से बैठी थी। औपचारिक पोशाक में एक महिला उसके सामने खड़ी थी, उसके हाथों में एक फाइल थी। वह एक शांत, अलग आवाज में बोली, तुम्हारा नाम कृति है? हाँ। किकी की आवाज धीमी और भावहीन थी। निर्मला के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कुछ नहीं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वह तुम्हारी जैविक माँ है। उसने तुम्हें 8 साल पहले युला अनाथालय में छोड़ दिया, फिर गायब हो गई। किकी की आंखें खाली रहीं। तुम वास्तव में क्या पूछना चाहती हो? महिला जारी रही, अप्रभावित। तुम उसके बारे में कितना जानती हो? शांति। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद महिला ने कहा, हमें निर्मला के रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता के लिए एक संभावित मिलान मिला। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? किकी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारे पिता का उपनाम विक्रम है। वह अल्फा स्क्वाड ग्रुप के सीईओ हैं, शहर के सबसे धनी व्यक्ति। किकी ने एक सूखी हंसी छोड़ी।
तो मैंने जैकपॉट मारा है ना? उसके शब्दों में किसी भी उत्साह की कमी थी। महिला ठंडी मुस्कुराए। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड की समीक्षा की। तुम 8 साल की उम्र में अनाथालय से भाग गईं। तुम लोगों को धोखा देकर पुराने जिले में जीवित रहीं। तुमने खुद को प्रोग्रामिंग सिखाई ताकि तुम नकदी के लिए एटीएम को हैक कर सको। तुम्हें 6 सालों में 19 बार गिरफ्तार किया गया है। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? कल्पना करो तुम्हारे जैसी एक सड़क की चूहे को इतना विशेषाधिकार प्राप्त पिता मिल रहा है। तुम्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। किकी की आंखें सख्त हो गईं, लेकिन वह चुप रहीं। महिला का स्वर गहरा हो गया। 1 हफ्ता पहले तुम्हारी माँ निर्मला कानपुर शहर के सीवेज प्लांट के पास मृत पाई गईं। उनका शव पहले ही 20 दिनों से सड़ चुका था। किकी की उंगलियां कांप गईं, बस थोड़ा सा। लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। पुरुषों के एक समूह ने एक पिटी हुई महिला को घेर लिया, उसे निर्दयता से पीट रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। उसकी चीखें पेट चीरने वाली थीं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? एक काले सूट में एक आदमी ने उसके पेट पर बुरी तरह लात मारी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम चुप रहोगी तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे? मुझे नहीं पता। वह सिसको उठी, बेताबी से विनती कर रही थी। लेकिन मारपीट और भी क्रूर हो गई। जल्द ही महिला के शरीर ने संघर्ष करना बंद कर दिया। खून ने उसका पूरा चेहरा भिगो दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव के पीछे एक मुलायम भारहीन आवाज गूंजी। वह घूम गया। कमजोर लड़की वहां खड़ी थी, छायाओं से उसे देख रही थी। उसका नाजुक चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें तीव्रता से जल रही थीं। राघव ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ हो। किकी की आवाज़ शांत थी। राघव ने भौंके, तुम्हारी मदद कैसे? उसने अपना हाथ उठाया, नदी किनारे पर पुरुषों की ओर इशारा करते हुए। उन्हें मार डालो। राघव की आंखें संकुचित हो गईं। तुम कौन हो? मैं किकी हूं। लड़की ने अपना सिर उठाया। उसकी नज़र छायाओं को काटती हुई सीधे उसे घूर रही थी। राघव का चेहरा अंधेरा हो गया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसका यांत्रिक हृदय गूंज उठा। एक पूरी तरह से भरी हुई ग्लॉक 23 उसके हाथ में प्रकट हुई। उसके बचाए गए बंदूक के हिस्सों और सामग्रियों के भंडार ने बुनियादी आग्नेयास्त्रों को बनाना संभव बना दिया। हालांकि गोला बारूद अभी भी सीमित था। पतली लड़की ने बंदूक को आकर्षण से घूरा। उसने राघव को वापस देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद। नदी किनारे पर एक गुंडे ने कुछ देखा। वहां एक बच्चा है। पुरुषों ने महिला को पीटना बंद कर दिया और मुड़ गए। किकी दूरी में खड़ी थी, अपना दायां हाथ उठाते हुए, उंगलियां एक बंदूक के आकार की। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या ये पागल है? किकी का चेहरा भावहीन था। उसने धीरे से फुसफुसाया, बैंग। एक गोली की आवाज गूंजी। एक आदमी की खोपड़ी फूट गई। खून जमीन पर छिटक गया। धत, उसके पास बंदूक है। उसे मार डालो। किकी की आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने फिर से फुसफुसाया, बैंग बैंग। गोलियां मांस को फाड़ गईं। चीखें हवा में भर गईं। कुछ ही सेकंड में पुरुष गोलीबारी से टूट गए। अध्याय 80, भ्रष्टता। जैसे ही राघव विचारों में खोया हुआ था, कारागार के बाहर का दृश्य फिर से बदल गया। इस बार यह एक मंद रोशनी वाला गलियारा था। एक छोटी लड़की, जो 3 या 4 साल से बड़ी नहीं लग रही थी, एक बेंच पर चुपचाप बैठी थी, अपने छोटे हाथों में एक फीका टेडी बियर पकड़े हुए थी। भालू काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसे सावधानी से धोया गया था और साफ रखा गया था। लड़की अपना सिर नीचे करके बैठी थी, आज्ञाकारी और चुप। उसका छोटा चेहरा भ्रम और डर से भरा था। उससे ज्यादा दूर नहीं, एक दरवाजा थोड़ा खुला था, जिसके अंदर एक कार्यालय दिखाई दे रहा था। नियमों के अनुसार केवल वही बच्चे जिनके माता पिता दोनों के पास विशेष कठिनाई प्रमाण पत्र हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें हमारे अनाथालय में रखा जा सकता है। और दोनों माता पिता को प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना चाहिए। श्रीमती निर्मला, आपकी स्थिति स्पष्ट रूप से इन मानदंडों को पूरा नहीं करती है। महिला की आवाज़ चिंता और हताशा से भरी हुई थी। उसने तत्काल विनती की, निदेशक, कृपया मेरी बात सुनो। वह मेरे साथ नहीं रह सकती। वह मर जाएगी। वह निश्चित रूप से मर जाएगी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। वह बहुत आज्ञाकारी है। वह आपको कोई परेशानी नहीं देगी। अनाथालय के निदेशक ने महिला की आंखों में घबराहट देखी और भौंके। श्रीमती निर्मला, मुझे बहुत अफसोस है। महिला, जो कुछ ही पल पहले अपेक्षाकृत संयमित थी, अचानक हिंसक रूप से कांप उठी।
फिर एक उन्माद के दौरे में वह चिल्लाए, अपने बालों को खींचा, अपने कॉलर को फाड़ दिया और एक पागल औरत की तरह मेज से एक फूलदान पकड़ा और उसे अपने सिर पर दे मारा। बैंग! क्रैश! दृश्य अराजकता में बदल गया। सुरक्षा गार्ड और शिक्षक कार्यालय में दौड़कर आए, पागल महिला को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच छोटी लड़की गलियारे में बेंच पर बैठी रही, उसका सिर अभी भी नीचे था। लोग उसके पास से दौड़कर गुजर रहे थे, चिल्लाने और चीखने का शोर हवा में भर गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब रोक दिया हो। किसी को नहीं पता था कि कमरे में आखिरकार शांति आने से पहले कितना समय बीत गया था। चरमराना, दरवाजा खुला, एक बिखरी हुई महिला बाहर निकली और दहलीज पर खड़ी हो गई। उसने छोटी लड़की को देखा या शायद नहीं देखा। वह एक पल के लिए वहां खड़ी रही, फिर वह मुड़ी और गलियारे के दूर छोर की ओर रोशनी से दूर चल दी। सूरज की रोशनी ने उसके पीछे एक लंबी छाया डाली, लेकिन उसकी आकृति ने दूर की चमक को रोक दिया, जिससे गलियारा और भी अंधेरा महसूस हुआ। कृति, तुम्हारी माँ पागल है। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ ने छोड़ दिया था। तुम्हारी माँ ने निदेशक को चोट पहुँचाई। उसे फांसी दी जाएगी। किसी समय बच्चों का एक समूह लड़की के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। उन्होंने उस पर उंगली उठाई और उसका मजाक उड़ाया। उनकी आवाज़ें क्रूरता से भरी हुई थीं। कृति, तुम इतनी शरारती क्यों हो? अनाथालय के शिक्षक भी दिखाई दिए, उनके चेहरे कठोर और अक्षम्य थे। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? तुम छोटी थी तब से झूठी रही हो। जब तुम बड़ी होगी तो क्या बनोगी? कृति, तुम फिर से चुपके से बाहर क्यों निकल गईं? कृति, तुम अपनी माँ की तरह हो। क्या तुम भी पागल हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव ने पलकें झपकाईं। गलियारे में बच्चे और शिक्षक गायब हो गए थे। वह वापस काली जेल की कोठरी में था, बेंच पर बैठी छोटी लड़की का सामना कर रहा था। लेकिन अब कोठरी में 3 लड़कियां थीं। राघव जानता था वे सब किकी थीं, समय के अलग अलग बिंदुओं से। सबसे छोटी किकी ने अपना सिर नीचे रखा हुआ था, उसके छोटे हाथ घबराए हुए टेडी बियर को टटोल रहे थे। लेकिन वह रोई नहीं। उसने बस चुपचाप भालू के साथ खेला, जैसे कि वह बस किसी के आने और उसे दूर ले जाने का इंतजार कर रही हो। किस चीज़ में मदद? राघव ने अचानक अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब यह नहीं पूछ रहा था कि क्या वह उसे पहचानती है। छोटी लड़की ने अपना हाथ उठाया, पहले की तरह, जैसे कि राघव के उसे कुछ देने का इंतजार कर रही हो। राघव ने भौंके। कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसका चेहरा अंधेरा हो गया और उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। क्या तुम निदेशक को मारना चाहती हो? या उन सहपाठियों को? या क्या तुम अपनी माँ को मारना चाहती हो? छोटी लड़की चुप रही। नहीं, किकी। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज़ में हताशा का एक संकेत आया। मेरी बात सुनो। पहले के लोग मरने के लायक थे। वे इसके हकदार थे। लेकिन तुम्हारे सहपाठी और शिक्षक, वे बस। राघव रुक गया। उसके होंठ सूख गए थे। उसने खुद को एक तार्किक गतिरोध में फंसा हुआ महसूस किया। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार एक वाक्य बाहर निकाला। वे बस परेशान कर रहे थे, लेकिन उन्हें मरने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ किकी की यादों के टुकड़ों जैसा लग रहा था, लेकिन किसी कारण से राघव को एक अति महत्वपूर्ण भावना थी। अगर सभी बच्चों, शिक्षकों और उसकी माँ को मार दिया गया, तो किकी अब मौजूद नहीं रहेगी। क्योंकि उसने एक शब्द सोचा था, नफरत। वह इन यादों को क्यों देख रहा था? क्या किकी के साथ कुछ हो रहा था? चाहे वह फीनिक्स ने खुलासा किया हो या घुमंतुओं के बीच अफवाहें, सभी क्षमताएं 3 चीजों तक सीमित हैं: एक वस्तु, शरीर या मन का एक परिवर्तन, या एक विशिष्ट स्थिति। राघव के शरीर में एक ठंडा संवेदन दौड़ गया। उसने एक भयानक कंपकंपी को अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर और खोपड़ी पर रेंगते हुए महसूस किया। उसे अचानक किकी ने एंजल प्रोजेक्ट के बारे में जो बताया था, वह याद आया। भ्रष्टता। एकत्रित मामलों के आधार पर विकास हमेशा गारंटी या पूर्व निर्धारित नहीं होता है। कुछ मामलों में विकास गलत हो जाता है। किकी मौत की कगार पर है। क्या ये हो सकता है कि उसकी क्षमता बदल रही है? भावना, मन, एक उत्परिवर्तन गलत हो गया। क्या कोई चीज़ उसे भ्रष्ट कर रही है? राघव ने भौंके और सहज रूप से कुछ कदम पीछे हटा। उसने सफ़ेद जीव को याद किया जिसे उसने पहले देखा था, और किकी की आंखों में काली स्याही। एक गहरी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में फैल गई। लेकिन उसने अचानक उस सफ़ेद जीव को क्यों देखा था? क्या यह उस भयानक एंटीना की वजह से था? ये होना चाहिए। अगर ऐसा है,
तो क्या वह चीज़ हमेशा किकी के साथ रही है, बस हर किसी के लिए अदृश्य? सीस। राघव काली जेल की कोठरी में अकेला खड़ा था, उसकी सांस तेज थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग हिल गया था, क्या उसने अभी अभी अंधेरे में छिपे एक वर्जित सत्य की झलक देखी थी? क्या ये हो सकता है कि ये भयानक इकाइयां हमेशा उनके आसपास रही हैं? ज़्यादा देर नहीं हुई, उसने राज के साथ इस पर चर्चा की थी, ये सोचते हुए कि क्या रात के जीव वास्तव में आवाज़ से आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि जीवित लोगों से। चाहे वह फीकी विशाल या तीन चेहरे वाली मकड़ी हो, वे हमेशा अजीब तरह से राघव के करीब दिखाई देते थे, जैसे कि वे हमेशा से वहां रहे हों। जिस पल यह विचार सामने आया, डर की एक लहर उसके माध्यम से गुजर गई। उसका शरीर कठोर हो गया। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटाया। फिर उसकी नज़र किकी के 3 संस्करणों के पीछे पड़ी। वहां छायाओं में एक विशाल काला आंकड़ा खड़ा था। इस काली जेल में उसके और 3 लड़कियों के अलावा कुछ और यहाँ था। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने काले आंकड़े को घूरा, उसका पूरा शरीर तनाव में था। और छाया, वह उसे वापस घूर रही थी। वह धीरे से आगे बढ़ी, उसका भयानक पीला चेहरा अंधेरे से बाहर निकला। उसने अपना खुला मुंह खोला, जैसे कुछ निगल रहा हो। एक एक करके किकी के 3 संस्करण सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सूखने लगे। उनकी त्वचा झुर्रीदार हो गई, उनके चेहरे डर से मुड़ गए। उनका जीवन बल निकाला जा रहा था, जैसा कि उसे डर था। किकी अपने मन के दहने के साथ भ्रष्टता के किनारे पर खड़ी थी।